गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे वही डीओई का जो हमारा सैम्पल पेपर आया है डिपार्टमेंट से, क्लास 9th का साइंस का। और उसके हमने दो पोर्शन कर लिए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस थे जो आपको वीडियो 1 और 2 में मिलेगा, और सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 21 to 26। अभी आपका सेक्शन सी है, इसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, बट ये 3 मार्क्स के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम करते हैं आपका 27 क्या है? समस्थानिक और संभारिक किस प्रकार से भिन्न है? हाउ आर आइसोटोप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स। तो इसके लिए बेटा कुछ नहीं करना, आपको उनकी डेफिनेशन पता हो, और डेफिनेशन आप सबको पता ही है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये हमारे पास कोई एलिमेंट होता है, ये इसका होता है परमाणु संख्या और ये होता है इसका द्रव्यमान संख्या। मैं छोटे छोटे चीज़ों का एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि लास्ट टाइम तक अगर किसी बच्चे ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो वो अब पढ़ ले, उसे रटना ना पड़े। तो देखिए, ये होती है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, और ये होती है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। तो जब परमाणु संख्या कोई भी दो एलिमेंट्स की बराबर होती है, मान लो जैसे कि क्लोरीन ले लिया मैंने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 17 होता है, ठीक है। बट इनके जो आइसोटोप्स हैं उनमें क्या होता है, इनके जो द्रव्यमान संख्या होती है, एक 35 और एक 37। तो आप देख पा रहे हो परमाणु संख्या तो बराबर हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हैं, तो ये होते हैं आपके समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। दूसरा देखो, आइसोबार क्या होते हैं? जिनके परमाणु संख्या तो बराबर होती हैं, दो अलग अलग होती हैं। जैसे कैल्शियम का 20 और 18, पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो ये तुम्हारे क्या होंगे? आइसोबार से होंगे। कहने का मतलब, अगर तुम्हारे आइसोटोप्स वो जिसमें तुम्हारी द्रव्य परमाणु संख्या बराबर है यानी कि एटॉमिक मास बराबर है, और आइसोबार क्या? आइसोबार आपका जिसमें आपके द्रव्यमान संख्या बराबर है। तो यही आपको डिफरेंस में लिख देना है। 1 नंबर में पूछा है आपको, 1 नंबर में इतना लिखोगे सफिशिएंट रहेगा कि क्या होते हैं परमाणु संख्या आइसोटोप्स और क्या होते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट 3 एप्लीकेशंस और आइसोटोप्स। ये आपको बताई हुई है आपकी क्लास में, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन 14 एक कार्बन के आइसोटोप से 14 जो क्या होती है? कार्बन डेटिंग के काम आता है, दैट मीन्स कार्बन को स्ट्रेट करने के काम आता है। एक है आपका कोबाल्ट क्या होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट के काम आता है, ठीक है। एक होता है आपका आयोडीन आपके थायराइड वगैरह के ट्रीटमेंट के काम आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 हैं आपके सपोर्ट मटेरियल में, आप कोई 3 कर ले, दैट इज़ सफिशेंट। वैसे तो आपको ये 3 नंबर में है, तो अगर देखी जाए तो ये 2 नंबर में पूछा गया और 1 नंबर पूछा गया। आप 2 एप्लीकेशन लिख दोगे, बहुत काफ़ी है, वो बहुत ज़्यादा साइंस में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतुओं में कोशिका के पास कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? देखो यार, जंतु यानी कि एनिमल्स, आपको पता है कौन सी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया, O2 और CO2 इन्हीं गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? वाई शेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, जब आप अपनी सेल का चैप्टर का फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो यही लाइन लिखी होती है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही आपकी जो है बेसिक यूनिट है। ये इसी से आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और पूरी बॉडी काम करती है। दैट मीन्स कोशिका से ही आपके ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही आपके अंगक बनते हैं, और अंगक से ही आपकी पूरी बॉडी बनती है और काम करती है। तो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ।
नेक्स्ट देखो 29, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। चित्र तो बेटा आप सबको पता ही है, आप बना सकते हो, ठीक है। एक बार उसके मैं हल्का सा बता देती हूँ कि कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट है उसके पार्ट्स, और इसकी जो नर्वस सिस्टम की जो क्रियात्मक इकाई है वो न्यूरॉन्स हैं। विदाउट न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र काम नहीं करती है। देखो सबसे पहले आपको बनाना बहुत नीट एंड क्लीन है एग्ज़ाम में, बट मैं आपको जब भी कोई डायग्राम समझाती हूँ तो आपको बस ये ज़रूर मैं देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है आई नो, बट आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। उस ड्राइंग में ना ऐसा ना हो आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाएं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाएं। तो मैं जो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ वो ये कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेफ्ट आउट ना हो जाएं। तो आप इस तरह से एक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इसके न्यूरॉन्स ज़रूर बनाने हैं जो आगे आगे की नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसका एक बनाते हैं, फिर इसके यहाँ पे छोटे 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 बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका लास्ट में वो न्यूरॉन्स, ठीक है, जो जो एक से दूसरे पार्ट में आपको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए, और ये आपके हो गए तंत्रिकांश। तो मतलब बेसिकली आपको जो इसमें ड्रॉ कैसे भी करना, बेसिकली आपको इसमें जो इसके 3-4 पॉइंट्स है वो, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, डायग्राम इसका नीट एंड क्लीन बनाएंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का और है, वाई ब्लड इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। देखो क्या कहते हैं, जो टिश्यू जब आपका चैप्टर पढ़ोगे तो आप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। तो टिश्यूज़ में जो लास्ट वाला टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को क्यों कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं ये पूछा है। देखो कनेक्टिव से एक तरफ से समझो कि नाम से पता चल रहा है कि जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, और ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स को, और जो भी हमारी सेल यूज़ करती हैं O2 को, फिर बाद में CO2 रिलीज़ करती हैं, सबको बाहर लेके आता है। दैट मीन्स ब्लड ही एक ऐसा है जो पूरी बॉडी में आपकी में मूव कर रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप सपोर्ट मटेरियल के टॉपिक से कर लेना। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ब्लड में पता है ना वो क्या क्या होता है, RBC होती है, WBC होती है, प्लाज्मा होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो ये सारे आपको जो है ब्लड के कंपोनेंट लिखने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आपको न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका कि अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। एक बाइक जो है विराम अवस्था से चलती है, विराम अवस्था से चलती है यानी कि यू हो गया आपका 0, और 3 मिनट में, यानी कि टाइम हो गया आपका 3 मिनट। अब इसको कितना किलोमीटर चलती है, वो 36 किलोमीटर चलती है। तो आपको क्या पता करना है इसमें, इसका एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। यू हमें बता दिया 0, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो बाइक है हमारी, विराम अवस्था से चलनी शुरू हुई है। कितनी उसने चली, 36 किलोमीटर पर आवर वो चली, यानी कि ये V हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका टाइम 3 मिनट्स, ठीक है। और आपको क्या निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का कैसे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, V = U + AT। तो A यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा, V - U अपॉन में T, ठीक है। ये आपका A हो गया। हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड -2 में होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मिनट को भी मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 जस्ट वेट अ मिनट, हाँ सॉरी यहीं देख लेते हैं। सॉरी, तो देखिए, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 36 को सॉरी 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 36, तो हो जाएगा 10। तो यानी कि V आ गई आपकी इरेजर कहाँ है इसमें,
हम इसे एक बार दोबारा देखते हैं, उस पेज में कुछ मिस्टेक हो गई। इसमें देखते हैं हम क्या होता है, u क्या होगा 0, v क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसे हम यहीं के हैं मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। 36/5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा टाइम, टाइम कितना है 3 मिनट, इसे भी सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। ठीक है, फिर आपका क्या है, a अभी निकाला था हमने v माइनस यू अपॉन में t, बस इसमें पुट कीजिए और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बस ट्रेवल फ्रॉम द डेस्टिनेशन A to B with a speed of 36 किलोमीटर एंड देन रिटर्न बैक टू द एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो A से जब B तक जाती है तो वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और जब वो B से A की तरफ आती है तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बेसिकली देखी जाए तो डिस्टेंस वही है, बस उसने अपनी स्पीड चेंज की है। तो यहाँ पे वो आपकी एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, यानी कि औसत चाल। ठीक है, वो क्या होती है, दोनों जो आपकी चाल है प्लस कितना टाइम लिया। ठीक है, उन्होंने देखो सेकंड पार्ट में पूछा है कि क्या रहेगी डिस्टेंस जब उन्होंने 3 आवर्स का टाइम लिया हो, तो इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है आपसे कि टाइम दे दिया है 3 आवर और डिस्टेंस पूछिए दूरी। एक बार देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है सेकंड पार्ट में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इफ़ 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में अगर उसे 3 आवर लगे हैं तो डिस्टेंस क्या होगी। देखो ये क्या है 36 + 72 कितना हो जाएगा आपका 108। टोटल डिस्टेंस ये हो गई, कितना टाइम लगा है 3, तो ये निकल जाएगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है A to B गई है और B to A आई है, तो उस केस में आपका जो अपनी ही पोजीशन पे रिटर्न होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका वहाँ पे 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं बेटा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 12-13 मिनट की हो गई है। तब तक आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। 31st क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे।